आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे पिछले, जैसे कि हमने उन वीडियोज़ में हमारे टॉपिक्स पढ़े हैं, उसी लाइन में हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो जो मेन सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो ऐसे रहेंगे। पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड यानी कमीशन का कैसे बना है कमीशन, उसके बाद हिस्ट्री क्या है उसकी, उसका हम देखेंगे कंपोजिशन यानी संरचना। फिर हम पहुंचेंगे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल पर, यानी कम जो हमारा आयोग है उसमें नियुक्तियां कैसे होती हैं सदस्यों की और चेयरमैन की, और उसके बाद उनको रिज़ाइन देना हो अगर, या उनका निष्कासन करना हो तो वो कैसे होता है। कमीशन के पावर्स और फंक्शंस भी देखेंगे हम। कुछ फैक्ट्स देखेंगे हम जो याद करने ज़रूरी हैं, जो क्वेश्चंस जिनके सीधे ही आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और अगर प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं पिछले साल में तो उनको देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बैकग्राउंड शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि इसकी क्या है? पृष्ठभूमि इसकी ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 16(4) यानी अनुच्छेद 16(4) जो है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि जो भी बैकवर्ड कास्ट हैं, जो भी इंडिया में बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसमें? जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि उनको नौकरियों में, उनको शिक्षण संस्थानों में जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ये 16(4) कहता है। और आर्टिकल 340 क्या बोलता है? आर्टिकल 340 बोलता है कि सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं यानी पिछड़ा वर्ग है, उनकी जो भी कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका अध्ययन करेगी और रिपोर्ट देगी किसको? प्रेसिडेंट को। ऐसा आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी। तो इसी आर्टिकल 340 को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, काका कालेलकर कमीशन। काका कालेलकर कमीशन को पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग कमीशन भी कहा जाता है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, काका कालेलकर कमीशन। इसका गठन कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट डेट है। 29 जनवरी 1953 को पहला पिछड़ा वर्ग कमीशन का गठन किया गया, और इसने अपनी रिपोर्ट जो दी फाइनल, वो 30 मार्च 1955 को दी। ठीक है, लगभग 2 साल बाद इसने रिपोर्ट दी अपनी। इसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी, जो अनुशंसाएँ की इसने, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ जो की कालेलकर कमीशन ने, वो ये थी। इसने कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को पिछड़ा वर्ग में मान लिया जाए, चाहे वो जनरल कास्ट की हो, चाहे वो ST OBC किसी भी कास्ट की हो। उनकी दशा इतनी ख़राब है, चाहे जनरल हो, मतलब सामान्य वर्ग में हो महिलाएं, उनकी भी दशा उतनी ही ख़राब है जितनी SC और ST की है। तो काका कालेलकर कमीशन ने ये कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं इन सभी को हम बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा वर्ग में मान लें। और दूसरा, इसने कहा कि 70% सीटें जो हैं पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की जाएँ। कहाँ पर? शिक्षण संस्थानों में। शिक्षण संस्थान यानी कॉलेज हुए, स्कूल हुए, इन सभी में एडमिशन होता है। मान लीजिए 100 सीटें हैं तो उसमें 70 सीटें जो हैं वो पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। 70% रिजर्वेशन शिक्षण संस्थानों में। उसका तीसरा इन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस जो होने वाला है 1961 का, ये रिपोर्ट 1955 में आई थी, तो अगला जो है जनगणना 1961 में होनी थी। तो इन्होंने कहा 1961 में जो जनगणना हो रही है उसमें क्या किया जाए, जो जातिगत जनगणना जो है वो भी की जाए। यानी कि जो जनगणना अपन कर रहे हैं, जो जनसंख्या का हम जो पता लगा रहे हैं, उसमें एक कॉलम रखा जाए जाति, जिससे हमें पता चल सके कि किस जाति के कितने लोग हैं, OBC की कितनी जनसंख्या है, SC की जनसंख्या, ST की जनसंख्या, सभी का पता लग सके। इससे क्या होगा? पता चलेगा कि पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या पिछड़ा वर्ग की है, उस हिसाब से सरकार अपनी नीतियाँ बना सके। तो ये 3 मेन रिकमेंडेशंस थी काका कालेलकर कमीशन की, और ये यहाँ इस समय बना था 29 जनवरी 53 में, और रिपोर्ट इसने 30 मार्च 1955 को दी थी। ये 3 रिकमेंडेशन थी, लेकिन ये रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को पसंद नहीं आई तो उसने रिजेक्ट कर दी रिकमेंडेशंस। फिर दूसरा बैकवर्ड कमीशन यानी दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो बना मंडल कमीशन। इसको इट इज़ फेमसली नोन एज मंडल कमीशन। इसको मंडल कमीशन कहते हैं अपन। ये बना कब? 1 जनवरी 1979, लगभग 25 साल बाद। काका कालेलकर कमीशन के लगभग 25 साल बाद ये बना, 1 जनवरी 1979 को। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, 31 दिसंबर 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में इसने भी कुछ अनुशंसाएँ की, और वो क्या थी, वो इम्पोर्टेंट अनुशंसाएँ जो हैं, रिकमेंडेशन जो हैं, वो हम देख लेते हैं। इसने ये देखा कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें लगभग 52% जो है वो पिछड़ा वर्ग से हैं, यानी 52% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ फ्रॉम OBCs। और दूसरा,
दूसरा इसने जो रिकमेंडेशन देखा और जो नोटिस किया वो ये इसने सजेशन दिया कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए हमको जॉब्स में। देखिए वैसे इसका ओरिजिनल इसने जो दिया था वो था 52% रिजर्वेशन देना चाहिए, जितनी जनसंख्या है ओबीसी की उतना रिजर्वेशन दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो इस हिसाब से जैसे 22% जो है SC ST के लिए हो रहा है 22.5, उसके बाद आप 52 इनको भी दे दोगे तो 50 से ज़्यादा हो ही जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना हो जाती। इसलिए क्या किया गया, इसने रिकमेंड किया कि आप 27% ही रिजर्वेशन दे दें ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दिया जाए और बैकलॉग सीट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जाए। अब बैकलॉग सीट क्या होती है, बैकलॉग सीट वो देख लेते हैं हम। बैकलॉग सीट में क्या होता है, मान लीजिए कि एक संस्था है जिसमें 100 वैकेंसी निकली हैं, 100 में से मान लीजिए 30 जो हैं, मान लीजिए 27 जो हैं वो रिजर्व है किसके लिए, ओबीसी के लिए। उस 100 में से केवल 25 सीटें भरा पाई हैं ओबीसी की, ठीक है, 2 सीटें बच गई। तो ये 2 सीटें जो होंगी ये बैकलॉग सीटें होंगी। अगली बार मान लीजिए फिर से 50 भर्ती निकलती हैं अगले साल, तो 50 भर्ती जो निकली हैं उसमें से लगभग 13 सीटें ओबीसी की होंगी 27% रिजर्वेशन के हिसाब से। 13 सीटें ओबीसी की होंगी, प्लस ये 2 सीटें जो बची हुई हैं ना, ये 2 भी ओबीसी में जोड़ेंगी, मतलब टोटल ओबीसी की सीटें हो जाएंगी 15। तो ये जो बची हुई सीटें जो रहती हैं अगले साल फिर से ओबीसी को ही मिलें, इसको बोलते हैं बैकलॉग। ऐसा ही SC और ST के केस में भी होता है, वो भी बैकलॉग सीटें कहलाती हैं। इनको हम सीधी भर्ती भी कहते हैं हिंदी में, सीधी भर्ती। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है मंडल कमीशन ने बोला था लाने को, तो ये और 27% रिजर्वेशन दिया जाए ये भी बोला था, जो कि मान लिया था केंद्र सरकार ने। ये हम आगे देखेंगे। तो ठीक है, ये जो है रिकमेंडेशंस जो है मंडल कमीशन ने दी थी। तो केंद्र सरकार जो थी उस समय जो है अपने इंदिरा गांधी की सरकार थी 1980s में। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये जो अनुशंसाएं दी थी मंडल कमीशन ने, आयोग ने, उन अनुशंसाओं को, उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया यूनियन गवर्नमेंट ने। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो नॉर्थ इंडिया था यानी उत्तरी इंडिया जो था, और जो हमारा वेस्टर्न मतलब जो हमारा साउथ इंडिया था, ये देखिए जैसे हमारे साउथ इंडिया जो है, तो ये जो इंडिया था साउथ, यहाँ पे जो है बहुत से विरोध प्रदर्शन होने लगे। साउथ में इतना नहीं हो रहा था, नॉर्थ में और वेस्ट में बहुत प्रदर्शन होने लगे थे। और साउथ जो है रिलेटिवली थोड़ा शांत था, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही रिजर्वेशन चल रहा था। और दूसरी वहाँ पे जो लोग थे, यूथ जो था वहाँ पे, वो ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जॉब के प्रति इतना ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पहले से थी, प्राइवेट जॉब पहले से थी, इसलिए। तो नॉर्थ में लेकिन इसका बहुत असर पड़ा, और नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में जो है बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, और ये मामला बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। और ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो ये बड़ा ही फेमसली हम इसको जानते हैं इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जजमेंट जो था, आपने भी पढ़ा होगा। इंदिरा साहनी जजमेंट जो है ओबीसी के आरक्षण से रिलेटेड ही है। इस जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट जो दिया, इंदिरा साहनी जजमेंट, उसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब इंदिरा साहनी जजमेंट में ये चैलेंज किया गया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो जो बाद में फिर, अच्छा एक चीज़ और है, 27% ये जो आरक्षण दिया था सरकार ने, एक्सेप्ट किया था, ये ऐसा था कि ओबीसी जो है, इन सभी ओबीसी को, यानी जो 52% जनसंख्या है, इन सभी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 27% आरक्षण जो है वैलिड है, सही चीज़ है, ये जनसंख्या 52% है तो 27% आरक्षण दिया जा रहा है, ये सही चीज़ है। दूसरा, लेकिन ये 27% आरक्षण जो है सारे 52% को नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो 52% ओबीसी है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक क्रीमी लेयर, एक को नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर यानी एक सर्टेन एक लिमिट तय कर दी कि सालाना जैसे आपका 8 लाख रुपए है इनकम या उससे ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं और आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी आप जनरल यानी सामान्य कैटेगरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर यानी सालाना इनकम अगर आपकी 8 लाख रुपए से कम है तो आपको ओबीसी में ट्रीट किया जाएगा और आपको 27% आरक्षण मिलेगा। ये जजमेंट जो आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ये सिस्टम लागू हुआ, जो कि आज भी चल रहा है। आज भी हम ओबीसी में देखते हैं 2 चीज़ें होती हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, इंदिरा साहनी जजमेंट से, ये 1993 का जजमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था
उसने ये बोला था कि एक कमीशन बिठाला जाए जिसमें क्या हो, इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए, वो इस्टेब्लिश करें आप कमीशन, या फिर किसी ऐसी इंस्टीट्यूट बॉडी या संस्थान को स्थापित करें जो ओबीसी जो है, बैकवर्ड कास्ट जो है, उसके बारे में काम करे, उसके उसके उत्थान के बारे में काम करे, उसके विकास डेवलपमेंट के बारे में काम करे। तो ऐसा एक इंडिपेंडेंट कमीशन या इंडिपेंडेंट कोई भी संस्था को केंद्र सरकार बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो केंद्र को तो मानना ही पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि केंद्र सरकार को मानना पड़ा, और केंद्र सरकार ने 1993 यानी 2 अप्रैल 1993 को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 पास कराया। संसद ने ये जो है पास किया इस बिल को, और ये एक्ट बन गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम। इस एक्ट में बात की गई थी कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाएगा ओबीसी के लिए। ठीक है, अभी जो बना था, ये जो नेशनल कमीशन बनाया जाएगा, इसको ये कैसी संस्था होगी, ये वैधानिक संस्था होगी। ओके, ये होगी वैधानिक संस्था, क्योंकि एक्ट के थ्रू बन रही थी 1993 में। ठीक है, तो ये वैधानिक संस्था रहेगी। इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं था, ये एक एक्ट से बनी थी। तो 1993 में 2 अप्रैल 1993 को ये एक्ट पास हुआ और एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया केंद्र सरकार ने, जो कि वैधानिक रहा। ठीक है, लेकिन मोदी जी आए और 2018 में क्या हुआ, एक नया एक्ट लेके आए। नया एक्ट आया जो था 102वां अमेंडमेंट था, 102nd अमेंडमेंट था संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान में जो है अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट के थ्रू। और इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि ये जो आपने वैधानिक संस्था बनाई थी 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया था आपने 1993 में, ये वैधानिक था। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम संवैधानिक बना रहे हैं। पहले आपने ये एक्ट के थ्रू बनाया था, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया ये चीज़। ठीक है, ये इन्होंने ऐसा बोला इस एक्ट में, 2018 के एक्ट में इन्होंने क्या किया, संविधान में ही डाल दिया 338B। ठीक है, ये एक आर्टिकल अलग से ऐड किया, उसमें लिखा एक कमीशन होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग होगा, उसका नाम होगा पिछड़ा वर्ग आयोग, ये लिखा आर्टिकल 338B में। अब चूंकि ये आर्टिकल में यानी संविधान में लिखा गया, तो ये जो संस्था है ये बन गई संवैधानिक। तो 2018 से इसका स्टेटस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हो गया, यानी संवैधानिक संस्था का हो गया। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक कैसी संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है। 2018 से पहले ये वैधानिक रही, अब संवैधानिक हो गई है। ठीक है, तो 102 जो संशोधन था उसमें क्या किया गया, 338B जोड़ा। इसमें क्या लिखा हुआ था, इस अधिनियम में लिखा था कि एक हम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएंगे। ठीक है, संविधान में लिख दिया हमने, तो ये संवैधानिक संस्था बन गई। एक आर्टिकल जोड़ा 342A, इसमें ये लिखा कि प्रेसिडेंट जो है यानी राष्ट्रपति जो है वो बैकवर्ड क्लासेस को नोटिफाई करेगा, यानी कौन सी क्लासेस को, कौन सी कास्ट को हमको जोड़ना है पिछड़ा वर्ग में, कौन सी को नहीं जोड़ना है, ये सब कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। जैसे SC और ST के केस में करता है, वैसे ही OBC के केस में भी करेगा। किससे मदद लेगा, कमीशन की। कमीशन इस केस में प्रेसिडेंट की मदद करेगा और प्रेसिडेंट को बताएगा कि इन कास्ट को हमको पिछड़ा वर्ग में जोड़ देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट इनको नोटिफाई कर देगा। उसके बाद संसद जो है एक एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट करेगी, नोटिफाई करेगी लिस्ट को, और वो पिछड़ा वर्ग में जुड़ जाएंगे वो कास्ट। तो ये दो जो है 102वां संशोधन था, ये आपको याद रखना चाहिए। 102वां संशोधन जो था संविधान में, उसके थ्रू जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, उसको संवैधानिक संस्था बना दिया गया 102वें अमेंडमेंट 2018 के थ्रू। इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए संविधान में, 338B और 342A। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है इसका बैकग्राउंड। ये जो पूरा 1947 जो संविधान बना है उसके बाद से लेके फर्स्ट कमीशन, फिर सेकंड कमीशन कालेलकर, उसके बाद हमारा मंडल कमीशन, फिर हमारा इंदिरा साहनी जजमेंट हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कमीशन का एक्ट आया 1993 का। उसके बाद हमने देखा 2018 का एक्ट आया, जिससे कि हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। तो ये हो गया पूरा बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं आगे, अब हम कंपोजिशन इसकी। कंपोजिशन इसकी बड़ी सिंपल है, जैसे कि हमने पिछले आयोग में देखा है, हमारा नेशनल कमीशन फॉर SC और ST में हम देख चुके हैं। जैसे कि हमने NCW में देखा था, यानी महिला आयोग में एक चेयरमैन होता है, एक होगा वाइस चेयरमैन और 3 होंगे मेंबर। ठीक है,
यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। ये सारे के सारे सेक्रेटरी रैंक के होंगे। ओके, सारे ही सेक्रेटरी रैंक के होंगे। चेयरमैन को मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। चेयरमैन हो चाहे वाइस चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, सभी की रैंक क्या होगी? सेक्रेटरी रैंक की होगी। यानी सचिव, केंद्र सरकार में सचिव की रैंक के ये सारे माने जाएंगे। ठीक है, और इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाएंगी। जैसा कि चूँकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि स्वायत्त निकाय है, तो साफ सी बात है इसका जितनी भी शर्तें होंगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ओके, और एक चीज़ और है, इसमें जो भी ये 3 मेंबर हैं इनमें से एक ना एक महिला होना जरूरी है। तो ये 5 लोग हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर। एक इनमें से वुमेन होना जरूरी है, यानी महिला होना जरूरी है। तो ये होगा इसकी कंपोजिशन कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट और रिमूवल, यानी कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स की। तो अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, सील साइन से होती है अपॉइंटमेंट इसकी। चाहे चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे मेंबर हो, सभी की कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। जैसे कि हमारा नेशनल कमीशन ऑफ एसटी में हमने देखा, और हमने एससी कमीशन में भी देखा, हमने जो है और ह्यूमन राइट कमीशन में देखा। सभी में जैसा हमने देखा है प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू करता है अपॉइंटमेंट, तो इसमें भी सेम वैसा ही है, प्रेसिडेंट ही करेगा, यानी राष्ट्रपति के आदेश से इनकी नियुक्ति होती है। इनका टेन्योर जो इनकी साल होती है, जो इनका कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 बार रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, उसके बाद इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और अगर इनको अपना त्यागपत्र देना है तो ये प्रेसिडेंट को देंगे, जैसा कि हमने पिछले आयोगों में भी देखा है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो अकेला अलग चलता है, उसको अपॉइंट भी केंद्र सरकार करती है, और उसको रिजाइन देना है तो वो भी केंद्र सरकार को देता है। बस बाकी सारे जो आयोग हैं, चाहे एससी आयोग हो, चाहे एसटी आयोग हो, चाहे ह्यूमन राइट्स आयोग हो, सभी में प्रेसिडेंट के द्वारा ही काम होता है। प्रेसिडेंट को ही आपको त्यागपत्र देना है, प्रेसिडेंट ही आपको अपॉइंट करता है। तो इस केस में भी प्रेसिडेंट को ही आपको त्यागपत्र देना है, अपॉइंट भी आपको प्रेसिडेंट ही कर रहा है। ठीक है, कार्यकाल 3 साल का है, और हटाया जा सकता है आपको कैसे? एक तो आपको त्यागपत्र दे दें, दूसरा अगर आप कदाचार के आरोपी हैं, यानी मान लीजिए आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई भ्रष्टाचार का केस आपके ऊपर लगा है, तो होगा क्या? प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक कमेटी बिठा लेगा सुप्रीम कोर्ट जजेस की। सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है केस की इंक्वायरी करेंगे और रिजल्ट देंगे, अपना आदेश देंगे कि हाँ इसने ये करप्शन में इन्वॉल्व है या फिर नहीं है इन्वॉल्व। इफ़ ही इज़ इन्वॉल्व, इस ही और सी इज़ इन्वॉल्व, तो उसको प्रेसिडेंट जो है इस इंक्वायरी के बाद हटा सकता है ऑर्डर के थ्रू। और अगर जैसा कमेटी में अगर इस इंक्वायरी में अगर वो साफ़ सुथरा निकल जाता है, कोई उस पर आरोप नहीं लगते हैं, तो वो अपनी पोस्ट को कंटिन्यू कर सकता है। इसके बाद और भी तरीके से हटाया जा सकता है। अगर वो दिवालिया हो जाए, यानी उसने कोई लोन लिया है, ऋण लिया है और उसको कंप्लीट नहीं भर नहीं पाया है उसको, तो उस केस में, और अक्षमता यानी इनकैपेसिटी, मान लीजिए कुछ भी तरह की इनकैपेसिटी हो सकती है, फिजिकल इनकैपेसिटी हो सकती है, कोई मेडिकल कंडीशन यानी अपने स्वास्थ्य की वजह से वो अपने कार्यों को जो है निर्वहन नहीं कर पा रहा है सही से, या फिर उसका कैरेक्टर ख़राब है, ऐसे कुछ केस या फिर ऐसे कुछ आरोप लगे हैं उस पर, जिससे कि उससे चरित्र जो है उस पर सवाल उठते हों। और इसके बाद एब्सेंट फ्रॉम मीटिंग, यानी आयोग की 3 मीटिंग में बगैर बताए अनुपस्थित रहा हो। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, इन चारों केसों में प्रेसिडेंट सीधे ही रिमूव कर सकता है ऑर्डर निकाल के, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की जरूरत कब पड़ेगी? कदाचार के केस में केवल। ठीक है, बाकी केसों में प्रेसिडेंट खुद ही ऑर्डर निकाल के हटा सकता है। तो यहाँ पे हमने अभी नियुक्ति भी देख ली और हमने इसका रिमूवल भी देख लिया, यानी निष्कासन भी देख लिया। अब आगे देखते हैं पावर्स पे। तो पावर्स में जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा, जो अनुसूचित जाति आयोग और जो अनुसूचित जनजाति आयोग, जो मानवाधिकार आयोग और जो विमेन यानी महिला आयोग, और जो आपका और भी जो आयोग हमने पढ़े हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इन सभी की जो पावर्स हैं वही सेम पावर इसी की हैं, पूरा रिपीट है इसमें, वही पावर हैं। इसको एक सिविल कोर्ट की पावर है, यानी दीवानी अदालत की। अब दीवानी अदालत के पास क्या पावर्स होती हैं? जो भी कल्प्रेट होता है, यानी जो भी आरोपी होता है और जो भी विक्टिम होता है, उन दोनों को वो समन कर सकता है, उनको एक स्पेसिफिक डेट कोई भी दिन दे के बुला सकता है कि आप हाजिर हो हमारे सामने, उनके बयान ले सकता है। कोई भी सबूत अगर उस केस से रिलेटेड है तो वो सबूत मांग सकता है। वो सबूत हो सकता है पुलिस के पास हो सकता है किसी जिला अदालत के पास हो, तो वहाँ से भी सबूत को मांग सकता है कमीशन। पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकता है, किसी भी संस्था से, किसी भी विभाग से, सरकारी विभाग से पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकता है।
मान लीजिए कोई आरोपी है, उसका पिछला कोई रिकॉर्ड है क्या, ये वो पुलिस से बोल सकता है कि ये एक आरोपी है इस केस में, इसका कोई पिछला रिकॉर्ड अगर आपके पास है पुलिस में, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो आप हमें प्रोवाइड करें, तो पुलिस को देना पड़ेगा वो। तो ये होता है पब्लिक रिकॉर्ड। तो ये पब्लिक रिकॉर्ड भी मांग सकता है। इन्वेस्टिगेशन तो केस की कर ही सकता है क्योंकि वो सिविल कोर्ट है। तो ये इसके पास पावर्स होती हैं। ये पावर्स सारी सेम है जैसे कि हमने पिछले कमीशंस में पढ़ी हैं। उसके बाद एक पावर होती है ये अपने रूल्स रेगुलेशन जो है खुद ही बना सकता है, किस केस को किस तरह से डील करना है, क्या क्या प्रोसेस होगी उसकी, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ये सारा जो है ये खुद बना सकता है। केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा कि केंद्र सरकार कोई नोटिस लेके आ रही है, नोटिफिकेशन निकाल रही है या फिर कुछ अलग चीज़ें निकाल रही है सर्कुलर, ऐसा नहीं है। ये चेयरमैन या आयोग जो है खुद से इस चीज़ को कर सकता है, खुद से जो है अपनी कार्यप्रणाली बना सकता है। ये तो हुई इसकी पावर्स। अब इसकी फंक्शंस देख लेते हैं। तो कमीशन के फंक्शंस कहाँ से आते हैं, मतलब इसको काम जो करना है वो कहाँ से, कौन बताता है इसको। तो एक्ट जो है हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट एक्ट, बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, यानी कि हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम जो है 2018, जिससे हमने क्या किया था, जिससे इसको संवैधानिक अधिकार दिया था आयोग को हमने, ठीक है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था हमने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट एक्ट 2018 से। उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। उस एक्ट की धारा 5 जो है, ये धारा आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन MPPSC में ऐसे आ चुके हैं किस धारा में, किस धारा के तहत बना है, किस धारा में फंक्शन लिखे हैं इसके, अलग अलग कमीशन के, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आप धारा याद रखना है। सेक्शन 5 धारा 5 जो है NCVC एक्ट 2018 की, उसमें इसके फंक्शन लिखे हुए हैं। वो फंक्शंस क्या हैं, वो फंक्शंस ये हैं, बहुत सिंपल से फंक्शंस हैं। देखिए कमीशन जो बना है पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग के लिए बना है। तो पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो ये सभी काम करता है। यानी पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड कोई भी अगर अपना पॉलिसी यानी सरकार नीति बना रही है उसमें सजेशन देना हो पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड, तो ये वो काम करेगा। पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड स्टडी करना हो कुछ भी, यानी कि उनकी मतलब डेटा इकट्ठा करना हो, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, उनकी क्या मांगे हैं, वो सब रखना हो, वो भी इसका काम है। प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट बना के देगा ये हर साल, ठीक है, प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट बना के देगा कि जो भी पिछड़ा वर्ग की सरकार ने पॉलिसी बनाई है, मान लीजिए पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने कोई शिक्षा की पॉलिसी बनाई है कि उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी बच्चों को कुछ साल तक के लिए, तो वो जो पॉलिसी है, वो जो नीति है सरकार की, कैसे काम कर रही है, ठीक से काम कर रही है, ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है क्या नहीं, ये सब चीज़ें प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट में ये बताएगा। और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो बीच में भी रिपोर्ट मांग सकता है, तो इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर कुछ पिछड़ा वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड कुछ कंप्लेंट आती हैं, अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर उनको कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो कंप्लेंट जो हैं उनको ये सुनता है, उनको निराकरण करता है। और मैटर्स जो हैं अगर कुछ उन पे उनके अधिकारों के हनन के अगर कुछ किसी दूसरे पे आरोप लगता है तो उन केसेस को इन्वेस्टिगेट भी करता है ये, ठीक है। इन सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट भी करता है और कंप्लेंट्स भी सुनता है, रिपोर्ट भी देता है प्रेसिडेंट को साल में एक बार, और प्रेसिडेंट जब चाहे तब भी दे सकता है रिपोर्ट आयोग प्रेसिडेंट को। उसके बाद उनका जो पिछला वर्ग आयोग जो है उनको विकास हो रहा है या नहीं, तो इन्हें बताया जैसे कि अभी उनकी पॉलिसी जो बनी है सरकार ने बनाई है अगर, तो वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, ये सब चीज़ें देखना। उसके बाद सरकार जो पॉलिसी बना रही है उसमें भी अपना इनपुट देता है आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की। सरकार ने मान लीजिए शिक्षा की पॉलिसी बनाई है, जैसे कि सरकार ने NEP 2000 जो बनाया था अभी 20, यानी ये शिक्षा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 2020 बनाई थी, तो उसमें जैसे कि इनपुट दे सकता है कि सर जो पिछड़ा जो दे सकता है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो पिछड़ा वर्ग है उसमें जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की जो नई नीति बन रही है उसमें ये चीज़ें जोड़ी जाएँ, उनको फ्री शिक्षा दी जाए, या फिर उनको एडमिशन में जो है उनके मार्क्स थोड़े कम जो है क्राइटेरिया कम कर दिया जाए थोड़ा सा, ये चीज़ें जो है ऐसी इनपुट्स जो हैं ये आयोग सरकार को दे सकता है, ये भी इसका एक काम है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी फंक्शन ऐसा जो राष्ट्रपति बोले, राष्ट्रपति कह सकता है आयोग को कि आप ये डेटा निकालिए पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर किसने पिछला वर्ग आयोग, पिछला वर्ग जो है उससे रिलेटेड कितने बच्चे जो हैं उनका डिलीवरी, जो कितनी माएँ हैं उनकी डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में हो रही है, ये आप डेटा निकाल के इसका एक एनालिसिस करके दीजिए। तो ये इस तरह के काम अगर प्रेसिडेंट ने बोले तो आयोग को करने पड़ेंगे, कोई भी काम प्रेसिडेंट बोलता है वो करना पड़ेगा आपको। तो ये इसके फंक्शंस हैं। तो ये सारे हमने फंक्शन देख लिए हैं इसके एक एक करके। आगे देखते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, और क्वेश्चन जो है इनसे सीधे आ सकते हैं। तो देखिए अभी जो कमीशन रनिंग चल रहा है वो कमीशन चल रहा है 8th कमीशन रनिंग,
ठीक है। ये 8वां पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन जो है बना हुआ है। इसके चेयरमैन जो हैं भगवान लाल साहनी हैं, जो कि आपको फ़ोटो में यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। ये चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन लोकेश कुमार प्रजापति हैं। आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन कौन है, या फिर जो रनिंग का पिछड़ा वर्ग आयोग चल रहा है अभी करंट में वो कौन से नंबर का है। तो वो 8वें नंबर का पिछड़ा वर्ग आयोग है। चेयरमैन भगवान लाल साहनी जी हैं, ये दिख रहे हैं। लोकेश कुमार प्रजापति इसमें वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष हैं इस आयोग के। और अदर मेंबर जो हैं कमीशन के वो हैं सुधा यादव, कौशलेंद्र सिंह पटेल और आचार्य तलोजू। इनमें से कोई भी जो है मध्य प्रदेश का नहीं है इन पाँचों में से। इनफैक्ट ये जो यहाँ पे पुराने जितने भी चेयरमैन हैं उन सब के भी मैंने नाम लिखे हुए हैं, कोई भी एमपी का नहीं है। तो ये चीज़ तो नहीं आएगी कि कम से कम कौन सा चेयरमैन इनमें से एमपी का रहा है। तो इनमें से कोई भी एमपी का नहीं है। ये पुराने चेयरमैन हैं कमीशन के। ये पहले चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड आर.एन. प्रसाद। आर.एन. प्रसाद जो थे, आर.एन. प्रसाद ये पहले चेयरमैन थे हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के। उसके बाद जो चेयरमैन हुए हैं यानी अध्यक्ष जो रहे हैं उसके बाद, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। और अभी जो कमीशन है उसके मेंबर्स हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये वाइस चेयरमैन और ये चेयरमैन है भगवान लाल साहनी चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन लोकेश कुमार प्रजापति, और मेंबर्स में सुधा यादव, कौशलेंद्र सिंह पटेल, आचार्य तलोजू। तो ये सुधा यादव की फ़ोटो है। ये अकेली एकमात्र महिला मेंबर है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि एक मेंबर कम से कम महिला होना चाहिए, तो ये महिला मेंबर हैं सुधा यादव। उसके अलावा जो भी 8 में से अलग 8 कमीशन है, इससे पहले के 7 कमीशन भी हैं, उनमें जितने भी मेंबर्स रहे हैं आपको उन सारी की लिस्ट जो है इस लिंक पे मिल जाएगी। आपको इस लिंक को करना क्या है, कॉपी करना है इसको, और इसको गूगल में आप पेस्ट करिए तो आपको वो लिंक खुल जाएगी जहाँ पे आप सारे मेंबर्स की लिस्ट देख सकते हैं। एक बार उनके नाम ज़रूर पढ़ के जाएँ। हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन मेंबर नहीं रहे हैं कमीशन के, या फिर इनमें से कौन मेंबर रहे हैं कमीशन के पिछला वर्ग आयोग के। तो एक बार आप उसमें नज़र मार के ज़रूर जाएँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये हमने देख लिए हैं कमीशन पिछला वर्ग आयोग के बारे में फैक्ट्स। और इसके बाद जो है कुछ बचा नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इसमें पिछला वर्ग आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं पेपर में नहीं पूछे गए हैं। पिछले 3-4 साल के पेपर मैंने देखे हैं जिसमें पिछला वर्ग आयोग से रिलेटेड अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन चूंकि सिलेबस अभी चेंज हुआ है 2020 में ही, और 2021 का पेपर ये सेकंड पेपर ही है, और पिछला वर्ग आयोग यूनिट नंबर 10 में स्पेसिफिकली मैंशनड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, और क्वेश्चन अगर आएगा भी तो इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है उससे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो इतना आप अगर इस वीडियो में जितना है पढ़ के जाएंगे तो पिछला वर्ग आयोग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपका 99% बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जो भी इसमें आपको मैंने थ्योरी बताई है, जो भी फैक्ट्स हैं आप उनको पढ़ के जाइए। आपका ये क्वेश्चन पिछला वर्ग से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो आपका बन जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट यहाँ पर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमारा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। यूनिट नंबर 10 का ही टॉपिक था। अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिट नंबर 10 के ही कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। यानी अगला टॉपिक जो रहेगा CIC रहेगा, यानी केंद्रीय सूचना आयोग। ये टॉपिक हम नेक्स्ट देखेंगे। तो